आज हम लोग गुजरात बोर्ड केमिस्ट्री पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक से एमसीक्यू आ सकता है और कौन कौन से टॉपिक से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो ये अपना गुजरात गांधीनगर जो गुजरात माध्यमिक यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षण बोर्ड है वहाँ से रिलीज़ किया गया है। ये केमिस्ट्री का ब्लूप्रिंट है जो इस बार 24-25 के बारे में कहा गया था, जिसमें सारे डिटेल्स आपको दे दिए हैं। अब मैं सीधे आ रहा हूँ आपका एमसीक्यू के क्वेश्चंस में, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ 75 mmHg છે, જે બાષ્પશીલ ઘટક એ PaO 100 mmHg ના 1 મોલ અને બાષ્પશીલક ઘટક PbO ના 60 mmHg ના 3 મોલ ધરાવે છે। તો તેવા દ્રાવણ માટે ये बेटा अपना NCERT का क्लास 12 NCERT चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन, उसका 1.5 नंबर वाला जो एग्जाम्पल है उसी से रिलेटेड है। इसमें आपको क्वेश्चन में खास करके राउल्ट्स लॉ और उसके मोल फ्रैक्शन यहाँ पे दिया गया है, यानी कि एमसीक्यू आने की संभावना जो है वो राउल्ट्स लॉ के हिसाब से है। तो अगर आप राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? राउल्ट्स लॉ कहता है कि जब भी किसी भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन के होता है। तो PA इज इक्वल टू PA नॉट XA एंड PB इज इक्वल टू PB नॉट XB। उस आधार पर, उस बेस्ड पे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे देख लीजिए जो कुछ ऑप्शंस वगैरह है। राउल्ट लॉ ना नियम थी घण विचलन दर्शावे थे, उत्कलन बिंदुમાં ઘટાડો દર્શાવે છે, ઘટક A અને ઘટક B વચ્ચેનું આકર્ષણ બલ ઘટક A અને A તથા ઘટક B અને B વચ્ચેના આકર્ષણ બલ કરતાં ઓછું હશે। ऊपरना दरेक विधान साचा છે। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सबसे पहले ये राउल्ट्स का जो लॉ है उससे ये पॉजिटिव डेविएट कर रहा है, इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको डिक्रीज कर रहा है। ए और बीच के जो इंट्रैक्शन फोर्स है उसमें AA और BB के अट्रैक्शन फोर्स से कम है, या ऊपर के हर एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। ये 4 ऑप्शन है। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे 75 mmHg किसी भी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जिस वेपर प्रेशर में जो पार्शियल प्रेशर है PA नॉट दैट इज 100 mmHg और 1 मोल एंड द वेपर प्रेशर ऑफ B ऑफ 1 मोल 3 मोल मीन्स 3 मोल्स का 60 mmHg है। मतलब A का 1 मोल का 100 mm है और PB का 3 मोल का 60 mmHg है। तो ऐसे सॉल्यूशन किस तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं? मतलब सॉल्यूट में आपको 1 मोल दे दिया है, सॉल्वेंट में 3 मोल दे दिया है, तो इस तरह के कौन से सॉल्यूशंस हो सकते हैं? जनरली यही इसी टाइप का क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। मतलब अगर आप राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एजियोट्रॉप्स के बारे में अगर आप डिटेल से पढ़ लें तो आपका फर्स्ट और सेकंड एमसीक्यू इजीली बन जाएगा। सेकंड एमसीक्यू में भी आप देख लीजिए इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है निगेटिव डेविएशन दिखाता है, देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि अगर हम राउल्ट्स लॉ, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ लें तो हम लोगों का जो पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन है ये सारे टॉपिक से ये फर्स्ट और सेकंड आने की संभावना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए कि ये सॉल्यूशन में जो ठार बिंदु नो साचो क्रम के यहाँ पे सबका आपका पूछ रहा है कि यहाँ पे 0.1 मोलैरिटी एसिटिक एसिड, 0.1 मोलैरिटी बेंजोइक एसिड, सॉरी एसिटिक एसिड एक्वस, ये जो है बेंजीन के अंदर में, ये जो है फ्लोरो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड है और ये सोडियम एसिटेट है। इन चारों में से द्रावण के लिए यानी कि सॉल्यूशन के लिए ठार बिंदु ना उनका जो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है वो कौन से इंक्रीजिंग ऑर्डर में सही है। तो मिला जुला करके अगर आप सच पूछिए तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंगली 1 to 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाइए जो बाकी के 3 क्वेश्चन हैं वो सॉल्यूशन चैप्टर में कौन से टॉपिक से आएगा। तो अब फोर्थ क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं ये अपना जो है खास करके
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर में जो आपको रिवर्स ऑस्मोसिस टॉपिक था, उसमें हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एट द सेम टेम्परेचर, फोर्थ क्वेश्चन में आप देखेंगे सेम टेम्परेचर पे कौन कौन सा सॉल्यूशन अति अभिसारी छे। ये एक्चुअली थोड़े गुजराती के डिफ़िकल्ट वर्ड्स है, तो इसमें आपको जनरली मैं समझ रहा हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन में आपको कह रहा है वेनेट ऑफ फैक्टर्स में कौन कौन से सॉल्यूशन का मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा किसका होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं KCl में जो आई की वैल्यू है 2 है, यूरिया में देख लीजिए बेरियम क्लोराइड में 3 होगा, आयरन में जो है 4 हो जाएगा, यूरिया में 2 हो जाएगा। तो मिला जुला करके आपका जो लास्ट वाला डी ऑप्शन है दैट्स द राइट आंसर। 40% NaOH सॉल्यूशन के अंदर में वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा, तो आप जानते हैं मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है, दैट इज 40। तो 40/41 हो गया, यस और नो, 40 ग्राम बाय 40 मोलर मास, तो 40/40 कितना हो गया बच्चों, 1। और वाटर का 60/18, तो 3.33, तो 1/1 प्लस 3.33, 1/4.33 इंटू 100 कर दीजिए, तो मतलब 100/4.33, 100/4.33। 40% NaOH सॉल्यूशन के अंदर में परसेंटेज मूल्य કેટલું થશે? It's little bit difficult in Gujarati, but I hope the question is saying 40% NaOH सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट का परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा, 60 होगा। फिर तो बेटा 40% सॉल्यूट है तो डेफिनेटली 60% सॉल्वेंट होगा। દ્રાવ્ય પ્રવાહી અને દ્રાવક ગણે હોય તો દ્રાવણનું ઉદાહરણ કયું છે, तो इसमें एक जो है अपना खास करके वो जो एग्जाम्पल है सॉल्यूशंस का, उसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना, मतलब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में एक क्वेश्चन आने की संभावना है। उसके बाद आज ये चैप्टर 1 से 6 MCQ है, तो आप लोगों को टॉपिक मिल गया बेटा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, दूसरा जो है आपका एक क्वेश्चन आएगा आपका वेनेट ऑफ फैक्टर से, और एक जो है आपका ऑस्मोटिक के जो रिवर्स ऑस्मोसिस में हाइपर हाइपोर आइसोटोनिक उससे रिलेटेड। उसके बाद आपका आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट्स के बीच का क्वेश्चन, उसमें से पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन और राउल्ट्स लॉ। इतना अगर आप फर्स्ट चैप्टर में MCQ ले कर लेते हैं तो MCQ आपका फर्स्ट चैप्टर से निकल जाएगा। अब आ जाइए चैप्टर नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 7 से हम डील करते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन में दे दिया E0 सेल की वैल्यू दे दिया है, अल्मुनियम और जिंक के बीच में दोनों के E0 सेल की वैल्यू दे दिया है, तो X की वैल्यू कितना होगा, मतलब आप समझे X की वैल्यू कितना होगा। आपेला विद्युत रासायनिक कोष माटे E सेल 0.90 वोल्ट तथा AlX है, मतलब आपको सॉल्युबिलिटी जो हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 बाई n लॉग R/R0 जो अपना है R0/R1, तो उसमें आपको R0 की वैल्यू हो जाएगा 0.01 और R1 की वैल्यू निकालना है, तो इजीली निकल जाएगा बेटा। यानी कि ये जो है आपका नॉन इक्वेशन से एक क्वेश्चन है। दूसरा है नीचेना पैकी कया कोष एसिडिक माध्यम में कार्य करछे, इसमें से कौन सा सॉल्यूशन जो है एसिडिक मीडियम में काम कर रहा है। मर्क्यूरी वाला मतलब जो सेल है आपका, सेल से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन MCQ में आएगा। गिब्स फ्री एनर्जी, यस, डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल जो है अपना, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा M टेंस टू √C, इसका जो आई थिंक सो ग्राफ के बारे में पूछ रहा है, किसका ग्राफ नहीं होगा, तो उससे रिलेटेड, यानी कि एक अपना लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, एक अपना जो है गिब्स फ्री एनर्जी, और एक जो है अपना क्वेश्चन रहेगा सेल से, और दूसरा नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन से 2 क्वेश्चंस रहेंगे, आप 11th वाला भी देख सकते हैं। नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस, और एक सल्फ्यूरिक डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड को जब प्लेटिनम
इलेक्ट्रोड पे डाला जाता है तो कैथोड और एनोड के ऊपर में जो गैस डिजॉल्व होते हैं उनका रेशियो क्या रहेगा, उससे रिलेटेड। यानी कि ये भी जो है आपका एक क्वेश्चन आपका जो सॉल्यूशन है उससे रिलेटेड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो खास करके इलेक्ट्रोड सॉल्यूशंस होते हैं उससे रिलेटेड है। उसके बाद आ जाइए कि कौन सा रिएक्शन गलत है इसमें चारों ऑप्शंस में, तो ये भी आपको खास करके एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, और कौन सा रिएक्शन इजीली एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब आरएनएस इक्वेशन से आप समझ लीजिए एक ही है। इस क्रम में वेग अचरांक अन्य वेग ना एकम समान, कौन से रिएक्शन में इसमें खास करके वेलोसिटी कांस्टेंट और वेलोसिटी जो है 1 के वैल्यू में होगा। ये थोड़ा आपका ही मतलब मिला जुला करके समझिए, उसी से क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए यहाँ पे आपको जो फैराडे का सेकेंड लॉ होगा, या आई थिंक एक प्रथम क्रमनी प्रक्रिया यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका टी हाफ 10 दे दिया है, तो 1 आर के बाद कितना रिएक्टेंट बाकी हो जाएगा। टी हाफ दे दिया है आपको और टी दे दिया है, और पूछ रहा है आर नॉट कितना बच जाएगा। तो यानी कि आप समझ लीजिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से आपका एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है स्लो फास्ट रिएक्शंस के रिलेटेड, ये कैसा होगा रिएक्शन, उससे रिलेटेड एक है। उसके बाद आ जाइए इस चारों सॉल्यूशन में से, अब आ जाइए यहाँ पे आपका केमिकल काइनेटिक्स के बाद डी एंड एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में कौन सा सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। एफ ब्लॉक का एक क्वेश्चन रहेगा बच्चों। इसमें याद रखिएगा आपका जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 13 से लेकर के 16 तक, ये आपका चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। उसके बाद एफ ब्लॉक का क्वेश्चन देख लीजिए आप, एफ ब्लॉक के क्वेश्चन में कौन सा बेसिक रहेगा, मतलब अगर आपको लेंथेनम वाली जो सीरीज़ है उसमें देख लेना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीरियड में जा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको जनरली आपको देख लेना है। आई होप इसमें आंसर ऑप्शन यही आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए नीचे माथी कयो विल्किंसन उज्जीवन, मतलब कौन सा विल्किंसन कैटलिस्ट है उसके बारे में, यानी कि ये भी आपका डी ब्लॉक से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाइए इसमें पूछ रहा है आइसोमर्स की संख्या कितनी होगी, तो ये सिस ट्रांस होंगे, A2 B2 वाला है तो आपको सिस और ट्रांस 2 पे टिक करना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पर जो क्रोमियम ट्राइक्लोराइड हेक्साहाइड्रेटेड, इसमें पूछ रहे हैं कितने आइसोमर्स सेंट्रल मेटल एटम को अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्शन करेंगे तो कितने सिल्वर क्लोराइड जो है प्रेसिपिटेट मिलेगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, एंड दिस इज द एग्जांपल 5.1 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है बच्चों। 5.1 का जो एग्जाम्पल्स एंड इवन सॉल्वेशन आइसोमर्स से रिलेटेड जो है इसका एग्जाम्पल है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसके बाद ये एक एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, लेकिन इसको पोटेंशियल एनर्जी और आई होप इसको क्वेश्चन को अगर आप कंबशन इंथैल्पी की नज़र से देखें तो यहाँ पे आपको मिल सकता है। उसके बाद आ जाइए रेडियो एक्टिव प्रक्रियानुक्रम कयो छे, कौन से ग्रुप में आई होप सो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है उसके बारे में बता रहा है। ये मैग्नेटिक मोमेंट किसका सही है, μm = n × n+2 bm, उससे रिलेटेड एक आ सकता है। उसके बाद आ जाइए KMnO4 को अगर 513 डिग्री टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो Mn का कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ये भी आपका डी ब्लॉक से ही रिलेटेड है, DNF ब्लॉक। उसके बाद आ जाइए लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज़ का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अब आ जाइए कम्प्लेक्स नंबर में, इसमें से कौन सा जो हाइब्रिडाइजेशन है कॉम्प्लेक्स का राइट है। साइनाइड है बच्चों तो DsP2 होगा, इधर अमोनिया है तो D2sp3, कार्बोनील है, कार्बोनील आपका ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2sp3 होगा, ये भी गलत है। और साइनाइड यहाँ पे देख लीजिए ये आपका D2sp3 है।
इसमें से कौन सा राइट है आपको बताना मेरे प्यारे बच्चों। इसमें जो राइट होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट विल बी ऑप्शन बी। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, कौन सा कलरलेस है, कौन सा कम्प्लेक्स जो है कलरलेस है, आपको ढूंढ लेना है किसमें। जैसे Zn2+ कलरलेस होगा बच्चों। उसी तरह से अल्कोहल में कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है, उसके नीचे में माती कई प्रक्रिया अल्कोहल ना कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड खंडन दर्शाता नहीं, किसमें से कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता नहीं है, टूटता नहीं है। ये डी वाला ऑप्शन है बच्चों, RONA बन जाता है इसीलिए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों 28 नंबर का। ये जेई में भी एक बार पूछा जा चुका है। नीचे रख संयोजन में कयो हाइड्रोक्सिल समूह सोडियम धातु साथे सौથી વધુ प्रतिक्रियात्मक दर्शावे छे। मतलब इसमें से कौन सा 4 एलिमेंट है, सोडियम मेटल के साथ सबसे पहले रिएक्शन कौन करेगा, मतलब कौन सा सबसे ज़्यादा एसिडिक है। इसका अल्टीमेटम क्वेश्चन ये है। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन होंगे। एनिलीन में क्रियाशील समूह, वेनिलीन में कौन सा जो है फंक्शनल ग्रुप आता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बेंजल्डिहाइड અને એસિટોફિનોલ વચ્ચે સંબંધના પ્રક્રિયાથી મળતી નિપજ सिग्मा ने पाई बंधन संख्या इसमें, यानी कि बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल के बीच में सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको बताना है कितने होंगे। जॉन्स रिएजेंट किसको कहते हैं उसके बारे में। कौन सा मैटर जो है खाद्य पदार्थ परीक्षित तरीके पर, इसमें कौन सा कंपाउंड जो है खाने के रूप में यूज़ किया जाता है। उसके बाद आ जाइए, इसमें अमाइंस, किसमें अमाइंस नहीं बनेगा, किसमें अमाइंस नहीं बनेगा उसके बारे में आपको बताना है। उसके बाद आ जाइए, इसमें से कौन सा डाई एजोनियम बेस वाटर के अंदर में सॉल्युबल नहीं है। उसके बाद कौन सा कंपाउंड मैक्सिमम स्टेबलाइजेशन एनर्जी बता रहा है। इसमें कौन सा आयन जो है इलेक्ट्रोफाइल है वो बताना है। कौन सा मैक्सिमम प्रोडक्ट इस रिएक्शन में कौन सा देगा, तो आप लोगों को पता होगा CH3 के ऊपर में जो बी, जैसे ये बी ऑप्शन है, क्योंकि वहाँ पे सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंगली आपको पता होगा 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1, मतलब SN1 SN2 से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोलाइसिस निर्जलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन करेंगे, तो डबल बॉन्ड कहाँ पे जाएगा उसको भी आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा, ये दोनों में से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद मोलिकुलर फार्मूला C7H8O फिनॉल के कितने आइसोमर्स होंगे उसके बारे में बताना है। उसके बाद आ जाइए, नीचे में जो मेजर प्रोडक्ट कौन सा गलत बता रहा है वो आपको बताना है। उसके बाद आ जाइए, कौन सा प्रोडक्ट कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है, कौन सा प्रोडक्ट कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। कैनिज़ारो का मतलब क्या हो गया बच्चों, जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन, देखिए डी ऑप्शन है ही नहीं बेटा, अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको चेक कर लेना है किसमें नहीं है। उसके बाद आ जाइए 42, कौन सा कंपाउंड नाइलॉन 66, मेरे प्यारे बच्चों ये पहले एक पॉलीमर चैप्टर हुआ करता था, उसका ही ये खास करके जो एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, और जो अपना बायोमोलिकुल्स चैप्टर उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया है। बायोमोलिकुल्स चैप्टर में भी जो खास करके कौन कौन सा है जो नाइलॉन 66 के प्रोडक्शन में मदद करता है। उसके बाद आ जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इवन मैं जब भी पढ़ाता हूँ बच्चों को तो ये NCERT का डिट्टो टू डिट्टो क्वेश्चन है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका जाता है। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, अगर हम इथेनामाइन की बात करें तो 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री, और मिथेनामाइन में 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। इसको याद रखिएगा, इसमें आपको बहुत सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि अमाइन चैप्टर में इस टॉपिक को बढ़िया से आप क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए, कौन सा कंपाउंड कार्बोक्साइल अमाइन देगा, तो इसमें से चारों ऑप्शंस जो कार्बाइल अमाइन है आप लोगों को पता होगा, जो खास करके हमारा अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो कार्बाइल अमाइन टेस्ट देता है उसको भी ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद आ जाइए,
इसमें से कौन सा प्रोडक्ट राइट है। तो ये जो टॉपिक है अपना अमाइंस चैप्टर से रिलेटेड है। एनिलीन एंड बेंजल्डिहाइड या बेंजाइल अमाइन, इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे। तो 46 तक जो है आपका अमाइंस चैप्टर का है। 47 से लेके 58 तक याद रखिएगा बच्चों, ये चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिकुल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन होते हैं, 2 टू द पावर n। आपको पता होगा इसके इसमें 4 कार्बाइल अमाइंस होते हैं ग्लूकोज में। कौन सा एमिनो एसिड जो है प्राइमरी एमिनो एसिड्स धरावतो નથી, कयो एमिनो एसिड प्राथमिक अमीनो एसिड धरा, इस चारों में से कौन सा प्रोटीन में प्राइमरी अमीनो एसिड नहीं है। डीएनए में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यूरेसिल एंड थायमिन, यही दोनों जो है आपको डीएनए और आरएनए के बीच में डिफरेंस करता है। तो यूरासिल आई होप सो, आरएनए एंड थायमिन जो है डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसमें से पूछा है कौन सा नहीं होता है, आई होप यूरासिल होगा। नीचे माथी कया प्रक्रिया के साथ ग्लूकोज प्रक्रिया करतो नहीं, ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये रिएक्शन शायद नहीं करता है, बाकी सबके साथ करता है। सो दिस वाज एमसीक्यू बच्चों। आपको करना क्या है, इसी टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरा एमसीक्यू का प्रिपरेशन करना है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।